हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का SRL एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद कर रहे हैं कि आप सभी लोग होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, मज़े में होंगे। दोस्तों, आज का जो हमारा ये वीडियो है, इस वीडियो के अंतर्गत हम बात करने वाले हैं वंशागति के गुणसूत्रीय अर्थात क्रोमोसोमीय सिद्धांत के बारे में। हम देखेंगे कि वंशागति से संबंधित जो गुणसूत्रीय सिद्धांत दिया गया है वो किसके द्वारा दिया गया है, ये सिद्धांत क्या बातें बोलता है और कैसे ये सिद्धांत होता है मेंडल के जो वंशागति के नियम होते थे उनसे संबंधित होता है। तो ये सब कुछ आज के इस वीडियो के अंतर्गत हम बात करने वाले हैं। और ये जो टॉपिक है ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, इस कारण वीडियो को अंत तक जरूर देखें। साथ साथ में यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो शुरुआत हम करते हैं आज के हमारे टॉपिक के बारे में। सबसे पहले अब तक हमने क्या पढ़ा है? अब तक हमने विशेष रूप से मेंडल के बारे में पढ़ा है, मेंडल के नियमों के बारे में पढ़ा है। और मेंडल के नियमों में हमने देखा है कि जो वंशागति होती है वो कैसे होती है, उसके कौन कौन से नियम दिए गए हैं। हमने मेंडल के बारे में सारी बातें पढ़ी हैं कि उन्होंने मटर के पादप का चुनाव क्यों किया था। इसके अलावा उन्होंने जो 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षण चुने थे वो कौन से थे, उनकी सफलता के क्या कारण थे। हालांकि मेंडल को जो ये सफलता मिली वो उनको जीते जी नहीं मिली। मेंडल का जो मृत्यु हो गई थी वो हो गई थी 1884 में। और बाद में मेंडल को जो पूर्ण रूप से मान्यता मिली है, जिनको आज हम उनको फादर ऑफ जेनेटिक्स कहते हैं, आनुवांशिकी का जनक कहते हैं, वो 1900 के बाद में उनको यह सम्मान प्राप्त हुआ। जबकि उन्होंने जो अपने प्रयोग थे उसके जो निष्कर्ष थे वो 1866-1865 के आसपास ही पत्रिका में क्या करवा दिए थे, प्रकाशित करवा दिए थे। लेकिन उनको उतनी मान्यता नहीं मिली थी उस समय, या ऐसे मान लो कि लगभग 34-35 वर्षों तक उनको जो मान्यता मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली। तो ऐसे क्या कारण रहे कि मेंडल को उस समय इतनी मान्यता नहीं मिली? सबसे पहले शुरुआत हम वहां से करेंगे, फिर उसके बाद में हम इस क्रोमोसोमीय सिद्धांत को भी पढ़ने वाले। तो देखो, हम ऐसे बोलेंगे, वैसे तो बोलना नहीं चाहिए कि मेंडल की असफलता, हालांकि असफलता सही शब्द है नहीं, तो इसके कुछ कारण हमें देखने पड़ेंगे। अब सफलता से मतलब क्या हुआ है कि उनको लगभग 35 वर्षों तक मान्यता नहीं मिली। तो वो क्यों नहीं मिली वो हमें ध्यान रखना है। तो सबसे पहला कारण कि 1865 के आसपास यदि हम बात करें तो संचार के साधन थे वो इतने नहीं थे जितने कि आज हैं। आज जो हम संचार के साधन हैं, आज जो हम अपनी इतनी बातें बता पाते हैं, जैसे कि मैं अपने अंदर जो चल रहा है या जो आपको पढ़ा रहा हूं वो मैं बता पा रहा हूं, या कई लोग होते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से बता पाते हैं, प्रेस मीडिया के माध्यम से बता पाते हैं। तो जितना आज चीजें बताना आसान है, जितनी आज चीजों को फैलना आसान है, उतना उस समय संचार के माध्यम उपलब्ध नहीं थे और संचार के सीमित संसाधन थे। इसके कारण से उनको उतनी मान्यता प्राप्त नहीं हुई उस समय। तो पहला कारण तो देखो, मेंडल को
लगभग 35 वर्षों तक मान्यता प्राप्त नहीं हुई। इसके क्या कारण रहे? इसका पहला कारण जो हमारी समझ में आता है वो यह आता है कि उस समय संचार के संसाधन थे वो उतने नहीं थे, या सीमित संचार के क्या थे? साधन। तो पहला है सीमित संचार के साधन। पहला तो ये कारण रहा। दूसरा क्या कारण रहा? दूसरा कारण यह रहा कि जो मेंडल थे उन्होंने जो भी अपने नियम बताए, जो भी अपनी बातें बताई, जो भी अपने निष्कर्ष बताए, उनमें उन्होंने गणितीय विधियों का उनके विश्लेषण किया, उसके अंतर्गत सारणियों का उपयोग किया, उनके अंतर्गत अनुपातों का उपयोग किया गया, और ये सारी गणितीय चीजें उन्होंने बायोलॉजी के क्षेत्र में डाल दी। और जो भी इस जीव विज्ञान के वैज्ञानिक थे उस समय के, उनको ये बातें समझ में नहीं आई। वो ऐसे समझने लगे कि जीव विज्ञान के क्षेत्र में कैसे गणितीय विधियों का उपयोग किया गया है, कैसे समझाने के लिए इन विधियों का उपयोग किया गया है, वो उस समय के वैज्ञानिकों को ये समझ में नहीं आई, और वो उन बातों को उतनी मान्यता उन्होंने नहीं दी जितनी उनको मिलनी चाहिए थी। तो दूसरा है जीव विज्ञान के क्षेत्र में मेंडल द्वारा गणितीय विधियों, विश्लेषण, सारणियों, अनुपातों का प्रयोग जो तात्कालिक या तात्कालीन वैज्ञानिकों की समझ से बाहर था। जो तात्कालिक जीव वैज्ञानिक थे वो इन चीजों को एक्सेप्ट नहीं कर पाए कि कैसे बायोलॉजी के क्षेत्र में, कैसे जीव विज्ञान के क्षेत्र में इन गणितीय विधियों का उपयोग हो सकता। तीसरी बात, मेंडल ये बोल रहे थे कि जो भी लक्षणों को लेकर जा रहा है, मेंडल ये बोल रहे थे कि लक्षणों को जो लेकर जा रहा है वो एक ऐसा पदार्थ है जिसे उन्होंने क्या नाम दिया? कारक। और उन्होंने बोला कि यह कारक होता है, यह स्वतंत्र रूप से पाया जाता है, विविक्त रूप से पाया जाता है। मेंडल का क्या मानना था कि इन लक्षणों को लेकर जाने वाला इनका जो नियंत्रक है, जो मेंडल क्या बोल रहे थे उसको? कारक। वो क्या होता है? विविक्त होता है। कैसा होता है? विविक्त। तो तीसरा कारण है मेंडल द्वारा लक्षणों के नियंत्रक, जिसे मेंडल लक्षणों के नियंत्रक है, वो किसको मान रहे थे? कारक को। लक्षणों के नियंत्रक का विमुक्त मानना। मेंडल जो लक्षणों का नियंत्रक है, जो कारक है, उसको क्या मान रहे थे? विमुक्त। और वो ये मान रहे थे कि यही लक्षणों को लेकर जाता है, लेकिन वो ये नहीं बता पाए कि जो ये कारक है
ये कैसे बना है, कहां से आया, किस चीज का बना है, अर्थात वो उसकी भौतिक उपस्थिति का प्रमाण नहीं दे पाए। लेकिन वे इसकी भौतिक उपस्थिति का प्रमाण नहीं दे पाए। भौतिक उपस्थिति का प्रमाण नहीं दे पाए कि ये वास्तव में जो आप कारक बोल रहे हो वो है क्या, किस चीज का बना है, कैसे बना है, ये तो नहीं पता चल पा रहा। और मेंडल भी नहीं बता पाए कि वास्तव में ये कारक चीज है क्या। तो ये सारी की सारी चीजें हैं जो मेंडल की असफलता के कारणों में मानी जाती हैं। या यूं बोल दें कि मेंडल को उतनी सफलता नहीं मिली जितनी उनको मिलनी चाहिए थी, या जो 35 वर्षों तक उनको मान्यता नहीं मिली वो इन सभी कारणों से नहीं मिल पाई। तो मेंडल के बारे में हमने लगभग सारी चीजें देख ली हैं। अब जब हमें पता है कि मेंडल की जो ये थे वो 1865-1866 के आसपास पत्रिका में प्रकाशित हो गए थे, तो सन 1900 के आसपास ऐसा क्या हुआ कि इनको एकदम से मान्यता मिल गई? ऐसी कौन सी चीज हुई कि इनको एकदम से मान्यता प्राप्त हो गई? तो सन 1900 के आसपास तीन वैज्ञानिक थे और इन तीनों वैज्ञानिकों ने मेंडल के जो नियम थे उनकी दोबारा से क्या की? खोज की। एक तरीके से उनकी दोबारा से खोज की, अर्थात उनके ऊपर दोबारा से अध्ययन किया, और अध्ययन करने के बाद देखा कि जो मेंडल बात बोल रहे थे वो सही थी। तो जिसे हम बोलते हैं मेंडल के नियमों की पुनः खोज, जिसे नव मेंडलवाद भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? नव मेंडलवाद। अब ये क्या है? नव मेंडलवाद से मतलब क्या है कि सन 1900 के आसपास तीन वैज्ञानिक थे, ह्यूगो ड्यूरिच, कार्ल कोरेंस और इरेक वॉन शेरेमेक। ये तीन वैज्ञानिक थे। इन्होंने दोबारा से उन वंशागति के नियमों का अध्ययन किया, और इस समय तक क्योंकि लगभग सूक्ष्मदर्शी का क्या हो चुका था? विकास हो चुका था। सूक्ष्मदर्शी अर्थात माइक्रोस्कोप था, उसका विकास हो चुका था, और माइक्रोस्कोप की सहायता से कोशिका की संरचना है, उसकी केंद्रक की संरचना है, उसको आसानी से देखा जा चुका था। इस माइक्रोस्कोप की सहायता से केंद्रक के अंतर्गत एक संरचना को देखा गया जो कि एक रंगीन संरचना थी, जिसे कहा गया क्रोमोसोम, या जिसे हम बोलते हैं गुणसूत्र। और यह भी देखा गया कि यह गुणसूत्र होता है, या यह जो क्रोमोसोम होता है, यह समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन के दौरान, समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन के दौरान विभाजित होते हैं। तो इसके कारण से बाद में मेंडल के नियमों की पुनः क्या की गई? खोज की गई। तो इसमें तीन वैज्ञानिकों का नाम याद रखना है। हॉलैंड के हैं ह्यूगो ड्यूरिच, जर्मनी के हैं कार्ल कोरेंस, और ब्रिटेन के हैं इरेक वॉन
शेरमेक। ये 3 वैज्ञानिक हैं, इनका नाम याद रखना है, देश याद रहे या नहीं रहे। ये 3 वैज्ञानिक हैं, इन्होंने स्वतंत्र रूप से, ऐसा नहीं है कि तीनों अलग अलग देशों के हैं, तो अलग अलग देशों में रहकर स्वतंत्र रूप से दोबारा से इन वंशागति के नियमों की क्या की, खोज की। और इनको जो परिणाम मिले वो लगभग लगभग उसी के समान मिले जैसे कि मेंडल को मिले थे। तो इन्होंने तीनों ने स्वतंत्र रूप से, स्वतंत्र रूप का मतलब तीनों एक साथ नहीं थे, अलग अलग जगह पर, तो स्वतंत्र रूप से वंशागति के नियमों का पुनः अध्ययन किया तथा लगभग समान परिणाम इनको क्या हुए, प्राप्त हुए। इनको लगभग समान परिणाम क्या हुए, प्राप्त, जो मेंडल को प्राप्त हुए थे वैसे ही इनको परिणाम प्राप्त हुए। इसी कारण इसे कहा गया है मेंडल के नियमों की पुनः खोज, या इसे कहा जाता है नव मेंडलवाद। मेंडल के नियमों को कहा जाता है मेंडलवाद और इसे कहा जाता है नव मेंडलवाद। इस समय तक इनके पास फायदा क्या था, इस समय तक इनको फायदा क्या मिला, ये कब की बात है, सन 1900 के पास। इस समय तक इनको फायदा क्या मिला, सूक्ष्मदर्शी की खोज, कोशिका के केंद्रक में रंगीन धागेनुमा संरचना के बारे में पता लगा। कि इस समय तक इसके अंतर्गत जो रंगीन धागे नुमा संरचना थी उसके बारे में पता लग गया था, जिसे क्या कहा गया, क्रोमोसोम। देखो, क्रोमो का मतलब होता है रंगीन, क्रोमा का मतलब होता है रंगीन, और सोमा का मतलब होता है काय। काय का मतलब कोई भी संरचना, एक रंगीन संरचना जो कहां देखी गई थी, केंद्रक के अंतर्गत देखी गई थी, जिसे हम क्या कहते हैं, गुणसूत्र भी कहते हैं। और बाद में जब और अधिक अध्ययन किए गए तो पता चला कि मेंडल जिस चीज को क्या बोल रहे थे, जीन बोल रहे थे। मेंडल जिस चीज को, वास्तव में मेंडल तो कारक बोल रहे थे, जिसे बाद में जोहानसन ने जीन नाम दिया था, वो जीन होता है, वो वास्तव में इस गुणसूत्र पर ही पाया जाता है। किस पर उपस्थित होता है, इसी गुणसूत्र पर उपस्थित होता है। और इसी के आधार पर बाद में दिया गया है वंशागति का गुणसूत्रीय सिद्धांत या वंशागति का क्रोमोसोमीय सिद्धांत। किसके द्वारा दिया गया है, यह दिया गया है सट्टन एवं बोवेरी के द्वारा। किसके द्वारा दिया गया है, सट्टन एवं बोवेरी के द्वारा दिया गया है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। अब हम देखने वाले हैं वंशागति का क्रोमोसोमीय या जिसे बोल रहे हैं हम गुणसूत्रीय सिद्धांत। वंशागति का क्रोमोसोमीय या गुणसूत्रीय सिद्धांत।
सबसे पहली पहली बात किसके द्वारा दिया गया है? यह दिया गया है वोल्टन सटन एवं थियोडोर कई लोग इसे बोमेरी लिखते हैं, कई लोग इसे क्या बोलते हैं? बोवेरी बोलते हैं। कई लोग इसे सीधा सीधा हम सट्टन एवं बोवेरी भी बोलते हैं। सट्टन एवं बोमेरी, इनके द्वारा यह सिद्धांत दिया गया है। और इस सिद्धांत के अंतर्गत वास्तव में एक बात बताई गई है, बस केवल इतनी सी बात ध्यान रखनी है कि इसके अंतर्गत यह माना गया है कि मेंडल जो ये मान रहे थे कि जो लक्षणों की वंशागति होती है, जो किसके कारण से होती है? कारक अर्थात जीन के कारण से होती है। ये थ्योरी ये बोलती है कि ये जो वंशागति होती है ये वास्तव में किसके कारण से होती है? गुणसूत्र के कारण होती है या क्रोमोसोम के कारण होती है, क्योंकि गुणसूत्र पर ही जीन पाए जाते हैं। क्योंकि गुणसूत्र पर ही क्या उपस्थित होते हैं? जीन उपस्थित होते हैं। इस कारण से अगर आप बड़े तौर पर देखोगे तो जो लक्षणों की वंशागति जो कि गुणसूत्र के कारण हो रही है उसी पर क्योंकि जीन उपस्थित है, इस कारण आप जीन के द्वारा बोलो या गुणसूत्र के द्वारा बोलो, वो जीन के कारण इसी हो पा रही है क्योंकि वो जीन किसके ऊपर उपस्थित है? गुणसूत्र के ऊपर उपस्थित है। बस ये बात ध्यान रखनी है। सट्टन और बोवेरी ने केवल यही बोला है कि वंशागति होती है, वास्तव में किसके कारण होती है? गुणसूत्र के कारण। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। क्या बोल रहा है ये नियम या ये सिद्धांत क्या बोलता है? इसके अनुसार लक्षणों की वंशागति जो होती है, लक्षणों की वंशागति वास्तव में गुणसूत्र अर्थात क्रोमोसोम के द्वारा होती है। वास्तव में किसके द्वारा होती है? गुणसूत्र अर्थात क्रोमोसोम के द्वारा होती है। कारक जिसे जीन कहा गया है, जीन इसी गुणसूत्र पर उपस्थित होते हैं। भाई जो कारक है, जो मेंडल जिसे कारक कहते थे, या जो जीन है वो वास्तव में इसी गुणसूत्र पर उपस्थित होता है। इस कारण जीन द्वारा लक्षणों की यह वंशागति वास्तविक रूप से गुणसूत्र की वजह से ही होती है। किसकी वजह से होती है? गुणसूत्र की वजह से ही होती है। अरे भाई ये बात जस्ट वैसी ही जैसे कि मैं आपको एक उदाहरण दूं। मान लो कि आपको किसी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना है, एक शहर से दूसरे शहर पर जाना है, और ऐसे ही एक जगह से अर्थात एक कोशिका से दूसरी कोशिका में जाने को हम बोलते हैं वंशागति। अब इसके लिए
वास्तव में आप क्या करते हो, किसी ना किसी वाहन का उपयोग करते हो। मान लो आपने बाइक का उपयोग किया और उस बाइक पर आप बैठ गए और एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले गए, तो आपको यह लगता है कि आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच गए, लेकिन वास्तविक रूप से आप तो केवल उस बाइक के ऊपर बैठे थे। जो चलकर गई हैं वो कौन गई है, बाइक गई है। कहने का मतलब आपका स्थानांतरण है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर हो पाया। क्यों हो पाया, क्योंकि बाइक एक स्थान से दूसरे स्थान पर गई। इसी तरीके से जो जीन होता है, जो लक्षणों को नियंत्रित करता है, वो एक कोशिका से दूसरी कोशिका में, कहने का मतलब माता पिता से संतति में जाता है। क्यों जाता है, क्योंकि वास्तव में वो जो जीन होता है वो गुणसूत्र पर उपस्थित होता है, एक तरीके से गुणसूत्र पर बैठा होता है। कोशिका विभाजन के समय वो गुणसूत्र होता है, एक कोशिका से दूसरी कोशिका में जाता है। इसी कारण से गुणसूत्र के साथ वो जीन भी पहुंच जाता है। तो मैं ये बोलूं कि लक्षण को जो लेकर जाने वाला है वो जीन है या गुणसूत्र है। तो सही तरीके से देखा जाए, इसको लेकर जो गया है, ट्रांसपोर्ट जो किया है, और क्योंकि लक्षणों का जो ट्रांसपोर्ट होता है उसे हम बोलते हैं वंशागति। तो जो वंशागति हुई है वो क्रोमोसोम के कारण से हुई है, और क्रोमोसोम के ऊपर कौन बैठा है, जीन, जो कि लक्षण को क्या कर रहा है, नियंत्रित कर रहा है। तो ये सिद्धांत है, ये यही बोलता है कि जो लक्षणों की वंशागति होती है वो वास्तविक रूप से गुणसूत्र के कारण होती है। उस गुणसूत्र पर जीन बैठा है, इस कारण हमें लगता है कि वो किसके कारण हो रही है, जीन के कारण हो रही है। जीन और गुणसूत्र होते हैं, ये एक जैसा ही व्यवहार प्रदर्शित करते हैं, एक दूसरे के जैसा ही व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। गुणसूत्र एवं जीन दोनों एक समान व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। एक जैसा ही व्यवहार दर्शाते हैं, यह हमें ध्यान रखना है। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, चलो मैं एक आपको लिखता हूं कि ए है और एक बी है, जिनमें से एक जीन है और एक गुणसूत्र है। आप दोनों में से पहचान कर मेरे को बताना कि मैं कौन से लक्षण गुणसूत्र के बता रहा हूं, कौन से लक्षण जीन के बता रहा हूं। मैं पहले के बारे में बताता हूं कि ये युग्म में पाया जाता है, अर्थात जोड़े में पाया जाता है। ये युग्म में उपस्थित होता है, ये युग्म में उपस्थित होता है। युग्म का मतलब जोड़ा, ये भी जोड़े में है, ये भी जोड़े में है। दूसरा लक्षण मैंने बताया युग्मक जनन के दौरान जोड़े में से एक युग्मक में जाता है। भाई जोड़ा, युग्म मतलब है जोड़ा। इस जोड़े में से जब युग्मक बनेगा तो एक है वो एक युग्मक में जाएगा, दूसरा दूसरे युग्मक में जाएगा। इसमें भी मैं बोल रहा हूं युग्मक जनन के दौरान, युग्मक जनन के दौरान
जोड़े में से एक युग्मक में जाता है। मतलब एक जाएगा एक युग्मक में, दूसरा दूसरे युग्मक में। तीसरा लक्षण मैं बोल रहा हूं जोड़े में विसंयोजन। भाई जोड़े में से एक जोड़ा है, युग्म है, इसमें से एक को एक युग्मक में जाना है, दूसरे को दूसरे युग्मक में जाना है। तो जो विसंयोजन हो रहा है वो कैसा होता है? स्वतंत्र होता है। जोड़े में विसंयोजन स्वतंत्र होता है। और यहां पर भी मैं लिख देता हूं जोड़े में से विसंयोजन स्वतंत्र होता है। एक तरफ मैंने गुणसूत्र के लक्षण लिखे हैं, एक तरफ मैंने जीन के लक्षण लिखे हैं। क्या आप दोनों में अंतर बता पा रहे हैं? क्या आप मेरे को आप यह बता सकते हैं कि ये जीन के लक्षण हैं, ये गुणसूत्र के लक्षण हैं, या उल्टा है? क्योंकि दोनों के लक्षण समान हैं। चाहे से आप इसको जीन बोल दो, चाहे से आप इसको जीन बोल दो, इसको बोल दो गुणसूत्र। गुणसूत्र के जो लक्षण हैं वैसे ही लक्षण किसके हैं? जीन के हैं। जैसे लक्षण गुणसूत्र के हैं वैसे ही लक्षण किसके हैं? जीन। तो कहने का मतलब यह बताया जा सकता है कि जीन होता है और गुणसूत्र होता है वो एक समान व्यवहार दर्शाते हैं। इस सिद्धांत का मुख्य उद्देश्य यही है, यही बताना है। बस एक लाइन आपको ध्यान रखनी है कि वास्तविक रूप से जो लक्षणों की वंशागति होती है उनको वंशागति करवाने वाला कौन है? गुणसूत्र अर्थात क्रोमोसोम। क्योंकि क्रोमोसोम पर जीन होते हैं, इस कारण हमें लगता है या ऐसा महसूस होता है कि जीन होता है वो वंशागति करवाता है। जीन केवल लक्षण को नियंत्रित करता है, उसकी वंशागति कौन करवाता है? वास्तविक रूप से वो करवाता है क्रोमोसोम अर्थात गुणसूत्र। इसमें हमने बोला कि विसंयोजन क्या होता है? जो विसंयोजन होता है वो स्वतंत्र रूप से होता है और इसको हम दर्शा भी सकते हैं। विसंयोजन जो स्वतंत्र रूप से होता है उसको हम दर्शा भी सकते हैं। कैसे दर्शा सकते हैं? देखो भाई, जीन के लिए तो मेंडल ने बोला था ना कि दो लक्षणों के लिए जो दो जीन हैं तो उनकी वंशागति स्वतंत्र रूप से होगी। वैसे ही क्रोमोसोम की जो वंशागति होती है वो भी स्वतंत्र रूप से होती। कैसे भाई? आप ये समझो, आप ये समझो कि ये एक कोशिका है और इस कोशिका में केंद्रक है और केंद्रक के अंतर्गत एक तरीके से क्या उपस्थित है? गुणसूत्र उपस्थित है। इसमें आपका क्या है? केंद्रक है और केंद्रक में क्या उपस्थित है? गुणसूत्र। एक ये गुणसूत्र है, दूसरा ये गुणसूत्र है। अब ये जो गुणसूत्र हैं, ये जो दोनों गुणसूत्र हैं, ये समजात गुणसूत्र हैं। गुणसूत्र हमेशा किस में पाए जाते हैं? जोड़े में। हमने लिखा है गुणसूत्र किस में पाए जाते हैं? जोड़े में पाए जाते हैं। तो ये दोनों कैसे हैं? समजात गुणसूत्र। इसके अलावा यदि हम देखें तो एक गुणसूत्र ये है और एक गुणसूत्र ये है। तो इस प्रकार से इस कोशिका में कितने गुणसूत्र हो गए? 4 गुणसूत्र हैं। कितने गुणसूत्र हैं? ऐसे समझ लो 4।
4 का हमें उदाहरण लेकर चल रहे हैं और इन गुणसूत्रों की वंशागति को हम समझने वाले हैं। हम यह समझने वाले हैं कि इनकी वंशागति स्वतंत्र रूप से कैसे होती है, इसको हम समझने वाले हैं। तो ये 4 गुणसूत्र हैं। अब इनकी वंशागति को हम देखें तो क्योंकि वंशागति को जब हम पढ़ेंगे तो हम कौन से विभाजन को पढ़ेंगे? अर्धसूत्रीय विभाजन को। कौन से विभाजन को पढ़ेंगे? अर्धसूत्रीय विभाजन को। भाई अर्धसूत्री को ही क्यों पढ़ा? क्योंकि वास्तविक रूप से अर्धसूत्रीय विभाजन होता है, उसी से तो युग्मक बनते हैं। तो हम अर्धसूत्रीय विभाजन को देखेंगे। अर्धसूत्रीय विभाजन होता है 2 चरणों में होता है। कितने चरणों में? 2। पहला होता है अर्धसूत्रीय विभाजन फर्स्ट, अर्धसूत्रीय विभाजन फर्स्ट। जब अर्धसूत्रीय विभाजन फर्स्ट होगा तो ये जो 4 गुणसूत्र हैं, कहने का मतलब हो गया 2 जोड़े गुणसूत्र हैं। इसको हम क्या बोल सकते हैं भाई? 4 गुणसूत्र का मतलब हो गया है 2 जोड़े गुणसूत्र हैं। अब इनकी वंशागति को हमें समझना है। हमें यह समझना है कि स्वतंत्र रूप से कैसे होती। ध्यान से सुनना, एक जोड़ा होता है, उसमें से जब युग्मक बनेगा तो जो एक जोड़ा है उसमें से एक गुणसूत्र एक में जाएगा और दूसरा दूसरे में जाएगा। उसी प्रकार से दूसरे जोड़े में से भी एक गुणसूत्र एक में जाएगा और दूसरा दूसरे में जाएगा। समझ गए कि नहीं समझ गए? तो जब अर्धसूत्रीय विभाजन होगा, इससे 2 कोशिकाएं बनेंगी। इससे कितनी कोशिकाएं बनेंगी? 2। तो सबसे पहले ही पहले तो ये जो गुणसूत्र होंगे ये कैसे हो जाएंगे? अभी तो इनकी केवल एक भुजा दिखाई दे रही है, बाद में इन गुणसूत्रों की कितनी भुजाएं दिखाई देंगी? 2। बाद में इन गुणसूत्रों की कितनी भुजाएं दिखाई देंगी? 2। तो ये G1 फेज था, ये G2 फेज था। G2 फेज का मतलब कोशिका विभाजन के दौरान जो गुणसूत्र होते हैं वो एक तरीके से डबल हो जाते हैं। जो गुणसूत्र सिंगल धागे के रूप में दिखाई दे रहा था वो अब 2 धागों के रूप में दिखाई देता है। तो ये आपके गुणसूत्र हैं। अब इनकी वंशागति को हमें समझना है, ये कैसे कोशिका के अंदर जाएंगे। तो जब कोशिका के अंदर ये जाएंगे तो इनकी 2 तरीके की संभावना बनती है। ध्यान से सुनना भाई, इनकी कितनी तरीके की संभावना बनती है? 2। हमें समझना है ये जो संभावना बनती हैं 2 तरीके से बनती हैं। कैसे बनती है भाई? पहला तरीका हम इधर समझेंगे, बाद में इसको आगे कंटिन्यू करेंगे इस तरफ। ये संभावना फर्स्ट है, ये संभावना सेकंड है। एक संभावना तो यह हो सकती है कि इस कोशिका का जब विभाजन होगा और इससे जब 2 कोशिकाएं बनेंगी, इससे कितनी कोशिकाएं बनेंगी? 2। इसमें जब ये गुणसूत्र अलग होंगे तो एक गुणसूत्र इस जोड़े में से आएगा और एक इसमें से आएगा। तो मान लो कि अर्धसूत्री विभाजन होता है तब गुणसूत्र आधे होंगे। तो यहां पर ये पीले वाला गुणसूत्र आ गया इस पहले वाले जोड़े में से। तो पहले वाले जोड़े में से कौन सा गुणसूत्र आ गया? पीले वाला। और इस दूसरे वाले जोड़े में से कौन सा गुणसूत्र आ गया? लाल वाला। ठीक है। इसी प्रकार से इस दूसरी कोशिका में ये नारंगी गुणसूत्र आ गया और इसके साथ में ये कौन सा आ गया? हरे रंग वाला आ गया। इन 2 से कितनी बनेंगी बाद में? 4। इन 2 से कितनी कोशिकाएं बनेंगी? 4। क्योंकि वास्तविक रूप से
जो अर्धसूत्री विभाजन होता है ये 2 चरणों में होता है। तो पहले चरण में इस कोशिका से 2 बन गई, अब इन से 2 से भी 2 बनेंगी। तो इसमें गुणसूत्र का विभाजन हो जाएगा। कहने का मतलब यह हो गया कि ये जो गुणसूत्र हैं इनका विभाजन है या तो इस तरीके से हो सकता है कि इस जोड़े में से एक गुणसूत्र जाएगा तो पीले वाले के साथ कौन सा चला जाए, लाल, और नारंगी वाले के साथ कौन सा चला जाए, हरा, और इससे अल्टीमेटली कितनी कोशिकाएं बन जाएंगी, ये 4 कोशिकाएं बन जाएंगी, अर्थात 4 युग्मक बने जाएंगे। पहली संभावना तो ये बनती है, तो इनका अपव्ययन हो गया। लेकिन कोई जरूरी थोड़ी है कि इस जोड़े में से जो पीला गुणसूत्र है वो हमेशा लाल के साथ ही जाएगा, वो तो इस हरे के साथ भी तो जा सकता है। दूसरी संभावना तो यह भी बनती है, जो ये दर्शाता है कि अपव्ययन होता है वो स्वतंत्र होता है। ये पीला इस लाल के साथ नहीं जुड़ा हुआ है, पीले वाला गुणसूत्र हरे के साथ भी जा सकता है, नारंगी वाला लाल के साथ भी जा सकता है। तो जो ये दर्शा रहा है कि जैसे जीन होते हैं उनका स्वतंत्र अपव्ययन होता है, वैसे ही गुणसूत्र होते हैं अर्थात क्रोमोसोम होते हैं, उनका भी क्या होता है, स्वतंत्र अपव्ययन होता है। देख लो भाई दूसरी संभावना। दूसरी वाली संभावना में ये पीला वाला गुणसूत्र है वो किसके साथ भी जा सकता है, हरे वाले के साथ भी जा सकता है। और ये नारंगी वाला जो गुणसूत्र है वो किसके साथ जा सकता है, लाल के साथ भी जा सकता है। ये भी युग्मक बन गए एक तरीके से। तो ये जो 2 संभावना है, संभावना फर्स्ट और संभावना सेकंड, जो गुणसूत्रों के अपव्ययन को दर्शा रही है एक तरीके से। ये हमारा जो गुणसूत्र होंगे इनसे जब युग्मक बनेंगे तो इनका जो अपव्ययन होगा वो कैसा होगा, स्वतंत्र। इस जोड़े में से एक जाएगा, इसमें से एक जाएगा। अब कोई सा कोई से के भी साथ जा सकता है, जो ये दर्शा रहा है कि जैसे जीनों की स्वतंत्र रूप से अपव्ययन होता है वैसे ही गुणसूत्रों का भी स्वतंत्र रूप से क्या होता है, अपव्ययन होता है। तो इस प्रकार से इस पूरे सिद्धांत का मतलब यही हो गया है, इसका अल्टीमेट मतलब यही हो गया है कि जो लक्षण होते हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं, जिनके बारे में हम ये बोलते हैं कि उनका नियंत्रण कौन करता है, उनका नियंत्रण जीन करती हैं, उस जीन के कारण से वंशागति होती है। मेंडल जो ये बात बोल रहे थे, सट्टन और बोवेरी ने ये बोला कि भाई साहब आपकी बात बिल्कुल सही है कि ये जो जीन होते हैं वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं, जो लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लेकर जाते हैं, लेकिन आप ये नहीं बता पाए हैं कि ये क्यों जाते हैं, कैसे जाते हैं। वो बात हम बताएंगे, और वो ये बताएंगे हम कि वास्तविक रूप से जो ये जीन होते हैं ये कोशिका के केंद्रक में उपस्थित गुणसूत्र पर पाए जाते हैं, क्रोमोसोम पर पाए जाते हैं। कोशिका विभाजन के दौरान जब युग्मक बनते हैं, उस युग्मक निर्माण के दौरान ये जो गुणसूत्र होते हैं जो कि जोड़े में पाए जाते हैं, इस प्रत्येक जोड़े में से एक एक गुणसूत्र होता है आगे युग्मक में जाता है। क्योंकि गुणसूत्र पर ही जीन उपस्थित है, इस कारण वो जीन भी युग्मकों में चला जाता है। और इस प्रकार से जो
वंशागति होती है वो वास्तविक रूप से गुणसूत्र के द्वारा होती है, लेकिन हमें यह लगता है कि वो किसके द्वारा होती है? जीन के द्वारा होती है। यह बात किसने बताई है? सट्टन एवं बोवेरी ने, जो कि वंशागति का क्या कहलाता है? गुणसूत्रीय सिद्धांत कहलाता है या क्रोमोसोमीय सिद्धांत कहलाता है। तो आज का जो हमारा ये वीडियो था, इस वीडियो के अंतर्गत सबसे पहले हमने मेंडल की जो कमियां थी वो देखी। एक तरीके से क्या देखी? मेंडल की कमियां, या कई बार लोग बोलते हैं कि मेंडल की असफलता के कारण। 3 कारण हमने समझ लिए कि संचार के साधन नहीं थे, अपनी बातों को पूर्ण रूप से वो वैज्ञानिकों को नहीं समझा पाए, वो बोल रहे थे कि लक्षणों का नियंत्रण करता है, वो कारक करता है और वो विमुक्त रूप से पाया जाता है, लेकिन वो विमुक्त होता है, उसका भौतिक आधार क्या है, वो किस चीज का बना है, कैसे जाता है, वो नहीं बता पाए थे। फिर हमने समझा कि मेंडल के नियमों की दोबारा खोज हुई। किसके द्वारा की गई? 3 वैज्ञानिकों के द्वारा। कौन कौन से? हुग्यो डी वृज, कार्ल कोरेंस और इरेक वोन सेरेमिक। उन्होंने दोबारा से प्रयोग किए, दोबारा से उनका अध्ययन किया, लगभग वैसी ही बातें उनको पता चली। तो उन्होंने बोला कि जो आज से 35 साल पहले जो मेंडल भाई साहब बोल रहे थे वो बात बिल्कुल सही है। तो फिर मेंडल को मान्यता मिली, क्योंकि मेंडल ने आनुवंशिकी के ऊपर जो प्रयोग किए थे वो सही थे, सबसे पहले सही थे। इस कारण मेंडल को आनुवंशिकी का जनक कहा गया। मेंडल के नियमों को कहा जाता है मेंडलवाद, और मेंडलवाद का दोबारा से खोज हुई, इस कारण से बोला गया नव मेंडलवाद। फिर आगे सट्टन और बोवेरी ने कौन सा सिद्धांत दे दिया? गुणसूत्रीय सिद्धांत अर्थात क्रोमोसोमीय सिद्धांत। वो बता दिया कि भाई साहब जो आप बात बोल रहे थे बिल्कुल सही बात है, लेकिन उसमें थोड़ा सी चीज हम ऐड करना चाहते हैं, और वो ये ऐड करना चाहते हैं कि जो आप बोल रहे थे कि जीन लेकर जाते हैं, वो जीन वास्तव में गुणसूत्र पर होते हैं, और क्योंकि गुणसूत्र जाते हैं इसी कारण वो जीन भी जाते हैं। तो इस प्रकार से उन्होंने वंशागति को समझाया। उम्मीद करता हूं कि ये सारी बातें हैं ये बिल्कुल आपके समझ में आई होंगी, बिल्कुल आसान भाषा के अंतर्गत। ये जो डायग्राम है ये आपकी बुक में भी दे रखा है, हालांकि बुक में इस पूरे डायग्राम को 2 हिस्सों में डिवाइड कर रखा है। ये वही वाला डायग्राम है जिसको सही तरीके से हमने यहां पर समझाया है। आप सभी लोगों को हमारा वीडियो है ये कैसा लगा है? अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिए। साथ साथ में यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।